Hello students, my name is रोहित पेन्युली and I am from ICT virtual class देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। और आज हमने पिछले भाग में बात की थी आपके क्वांटम नंबर्स, 3 क्वांटम नंबर्स हम की बात कर चुके हैं। मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। आज हमने स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में समझना है और चारों को देख के फिर आगे चलना है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, इसको करते हैं। आज हमारे बच्चों चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है तो हमने अभी तक सारी बात कर चुके हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से डिनोट करते हैं, एस से। और ये हमें बताता है किसी परमाणु कक्षक के लिए, हमने अभी तक पढ़ा कि किसी परमाणु कक्षक के लिए 3 क्वांटम संख्या उसकी ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास को परिभाषित करने में प्रयोग किया जाता है ना। हमने 3 क्वांटम नंबर पढ़ा, तीनों क्वांटम संख्याओं को हमने देखा। लेकिन जो बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में हमने देखा कि रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्वांटम संख्या प्राप्त नहीं है। इनमें कुछ रेखाएं आपके 2 रेखाएं पास पास, कुछ रेखाएं 3 रेखाएं पास पास होती है। तो तीनों क्वांटम संख्या द्वारा अनुमतित जो ऊर्जा के अलावा यहाँ कुछ और ऊर्जा स्तर की उपस्थिति का संकेत था। तो 1925 में जॉर्ज एलन बैक और सैमुअल्स गॉडस्मिथ थे, इन्होंने एक चौथी क्वांटम संख्या की को बताया जो इलेक्ट्रॉन स्वच्छकरण यानी आपका स्पिन क्वांटम नंबर कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष पर ठीक वैसे ही आपका वो करता है, स्पिन करता है, जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते समय पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है। हम ये कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन में आवेश और द्रव्यमान के अतिरिक्त उसका कोणीय संवेग होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है, वो एक वेक्टर राशि है और किसी के मतलब किसी चुने हुए एक अक्ष के सापेक्ष 2 अविनाश हो सकते हैं, जिनमें कि क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर द्वारा हम भेद कर सकते हैं। एक का मान प्लस होगा और एक का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। एक ऊपर की तरफ होगी, एक स्पिन स्टेट में होगी, एक ऊपर की तरफ होगी स्पिन अप और एक नीचे की तरफ स्पिन अप होगी, है ना। एक का प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ होता है ना। मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे कि मेरे पास है n इक्वल टू 1, है ना। अगर n इक्वल टू 1 है तो l क्या होगा, l आपका 0 होगा, है ना। l आपका 0 होगा, m भी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो 0 वाला क्या होता है, s होता है, m भी 0 होगा, यानी m भी 0 है, मतलब एक ही संख्या है ना। इसको देखो, आप ऐसे देखिए इसको किस तरीके से कर रहे हैं हम। जैसे मेरे पास n है, n मेरे पास 1 है, तो l कितना होगा, n मेरे पास क्या होगा 1 है, l आपका 0 होगा, s m भी क्या होगा, m भी आपका क्या होता है 2l प्लस 1, है ना। उससे हम निकालते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो मैं इसको बोलूंगा मेरे पास क्या है 1s का 1 है, 1s यानी एक ऑर्बिटल आया है। तो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है ना। कैसे होंगे, एक आपका ऊपर की तरफ होगा और एक नीचे की तरफ होगा। इसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहलाता है, चौथा क्वांटम नंबर कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। एक को बोलेंगे हम प्लस हाफ, है ना, प्लस हाफ, और एक को बोलेंगे माइनस हाफ। यानी एक होगा आपका स्पिन अप, एक होगा क्या, एक होगा स्पिन अप और एक होगा आपका स्पिन डाउन, है ना। ऐसे करते हैं, एक ऊपर की तरफ चलेगा स्पिन, जैसे आप जैसे रोटेट करते हैं ना, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना, जैसे रोटेट करती है कोई चीज उस तरीके से। तो ये चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर।
एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन, जिसको हम प्लस हाफ दूसरे को माइनस हाफ से दर्शा सकते हैं, क्योंकि किसी कक्ष में किसी कक्ष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकते किसी कक्ष में? क्योंकि हमने देखा स्पिन क्वांटम के द्वारा, या तो उसमें ऊपर की तरफ रोटेशन होगा या नीचे की तरफ, या तो ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, स्पिन अप स्पिन डाउन, तो 2 ही हो सकते हैं, प्लस हाफ एक माइनस हाफ। इसलिए बोला किसी भी ऑर्बिटल में, किसी भी आपका कक्ष में, किसी भी कक्षक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर, तो चौथा क्वांटम नंबर है, ये आपका कहलाता है। मेरे ख्याल से आपको चौथा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो चारों क्वांटम संख्या में क्या क्या बात बताते हैं? पहला बताता है हमें कि n से हमें कोशों का बोध होता है, कक्षा का आकार और काफी हद तक ऊर्जा निर्धारित करती है। तो 4 क्वांटम संख्या पढ़ी हमने। कौन कौन सी 4 क्वांटम संख्या हमने पढ़ी है? n, l, m और s, है ना? जो हमें पहली क्वांटम संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 क्वांटम संख्या पढ़ी। जो पहली क्वांटम संख्या है n, पहली क्वांटम संख्या n, ये हमें कोशों का बोध कराती है ना? कोशों का यानी हमें शेल के बारे में बताती है। n किसको बात बताती है? शेल के बारे में बताती है। ठीक है ना? सेल के बारे में। और ये आकार और ऊर्जा निर्धारित करती है। जो सेल है ये आकार यानी शेप और एनर्जी, शेप और एनर्जी के बारे में बताती है, आकार और ऊर्जा। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है ना? उसके बाद nth कोश में n उपकोश होते हैं। l क्या बताता है? l उपकोशों के बारे में बताता है। उपकोश यानी सब शेल के बारे में बताता है। l बताता है सब शेल के बारे में, उपकोशों के बारे में बताता है, कक्षक की आकृति बताता है। ये कक्षक की क्या बताता है? कि कक्षक की जो आकृति होगी वो कैसे होगी, कक्षक की आकृति बताता है। ठीक है ना? ये क्या बताएगा? कक्षक की आकृति बताता है। और प्रत्येक प्रकार के उपकोश में आपके 2l+1 कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक उपकोश में 2l+1 कक्षक हो सकते हैं। हर सब शेल में कितने कक्षक हो सकते हैं? 2l+1 आपके कक्षक हो सकते हैं, है ना? प्रत्येक उपकोश में 2l+1 कक्षक आपके पाए जा सकते हैं। कितने? 2l+1। हर उपकोश में 2l+1 कक्षक आपके मौजूद हो सकते हैं। ठीक है ना? प्रत्येक जो उपकोश में, जैसे कि S का एक कक्षक हमने देखा, E के हमने 3 देखे, D के हमने 5 देखे, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है ना? और अगला जो थर्ड है M, वो कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। जो M है ये कक्षक के अभिविन्यास को बताएगा। किसको? अभिविन्यास को। कक्षक के किसको बताएगा? ये अभिविन्यास को, कक्षक के अभिविन्यास के बारे में ये आपको बताएगा। ठीक है ना? कक्षक का अभिविन्यास क्या है उसके बारे में m तीसरा क्वांटम नंबर हमको बताता है। और m के लिए 2l+1 मान होते हैं। ठीक है ना? इतनी संख्या प्रत्येक उपकोश में कक्षकों की भी होती है। कक्षक की संख्या उनके अविनाश के तरीकों पर निर्भर करती है। और चौथा है इलेक्ट्रॉन के कर्ण के बारे के अविनाश को बताता है। ठीक है ना? जो फोर्थ है या आपके स्पिन क्वांटम, जो फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे हो सकते हैं और किस तरीके से वो रोटेट करते हैं। तो 4 क्वांटम संख्या है, 4 इस तरीके से हमें बताती है। ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या n से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी? मुख्य मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या n=3। मुख्य क्वांटम संख्या n=3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या n=3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या।
कक्षकों की कुल संख्या। ठीक है ना, से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होगी। तो हमें पता है n कितना दे रखा है, n हमारे पास 3 है। l की वैल्यू क्या हो सकती है, n अगर 3 है, l की 0, 1 और 2 है ना। l की वैल्यू 0, 1, 2। 0 किसके लिए, s के लिए, 1 p के लिए और 2 किसके लिए, d के लिए। ठीक है ना। तो m की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 के लिए m की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है ना, यानी 1। ठीक है ना। p के लिए आपकी कितनी वैल्यू हो सकती है, p के लिए -1, 0, 1 यानी 3। ठीक है ना। अच्छा, d के लिए -2, -1, 0, 1 और 2 यानी 5। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5। यह आपका क्या हो गया, 1s का है। यह आपके पास सॉरी, ये आपके पास 3s के हैं, ये 3p के हैं और 3d के हैं, है ना। तो 3s के कितना है, 1 है। 3p के कितने हैं, 3 है। और 3d के कितने हैं, 5 है। तो कितने हो गए बच्चों, 5 और 3 8 और 1 9। 9 कितने, 9 ऑर्बिटल होंगे। कितने, 9 ऑर्बिटल। तो उन्होंने पूछा था मुख्य क्वांटम संख्या n=3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या। तो कितनी होगी कक्षकों की कुल संख्या, आपकी 9 होगी। ठीक है ना, कक्षकों की कुल संख्या 9 इस तरीके से होती है। ठीक है ना, ये इस तरीके से कक्षकों की कुल संख्या आपकी इस तरीके से आप निकालना, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके से करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये आप लोगों को समझ में आया। अब एक और है, एसपीडीएफ संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कक्षकों के बारे में बताइए। एसपीडीएफ क्या है, एस पी डी और एफ। ठीक है ना, एसपीडीएफ एसपीडीएफ संकेतन का प्रयोग करके, एसपीडीएफ संकेतन का प्रयोग करके एसपीडीएफ संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्या निम्नलिखित निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कक्षकों के बारे में बताइए। कक्षकों के बारे में बताइए। ठीक है ना, क्या क्या दे रखा है, पहला n=2, l=1। n दे रखा है 2, l दे रखा है 1, है ना। l दे रखा है, n आपका 2 है, l आपका क्या है, 1 है। तो क्या होगा, n 2 है, l 1 है। अगर l 1 होगा, है ना, अगर l 1 होगा तो l 1 के लिए, l 1 के लिए क्या हो सकता है, l 1 मतलब होता है, l 1 किसका होता है, p के लिए। 1 किसका होता है, p के लिए, है ना। तो किसका ब्लॉक बनेगा, 2p का। हमको ये बताना है एसपीडीएफ संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्या वाले कक्षकों के बारे में बताना। पहला था। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा में दे रखा है n4 और l0। n4 है और l0 है ना। तो 0 किसके लिए होता है, s के लिए, तो 4 s का बन जाएगा ये, है ना। यहाँ पे आपने देखा था ना, l का मान 0, वो s, 1 p, 2 किसके लिए होता है, d के लिए, 3 किसके लिए होता है, s p d f, है ना। अगला है थर्ड। थर्ड है n का मान, l का मान। n दे रखा है 5, l दे रखा है 3,
5 और 3, ठीक है ना, 5 और 3, 3 किसके लिए होता है, F के लिए, तो क्या बनेगा है 5F बन जाएगा, ठीक है ना। अगला है N3L2, N3 और L2 है ना, 2 किसके लिए होता है, 2 होता है D के लिए, है ना, D के लिए, 2 होता है D के लिए, तो क्या बनेगा 3D, ठीक है ना, 3D का ये बन जाएगा। इस तरीके से आपने निकालना है, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं क्वांटम संख्या पर निर्धारित, है ना, क्वांटम संख्या पर निर्धारित इस तरीके के कक्ष होते हैं, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड, ताकि आपको और आ जाए। एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, इसके लिए n, l और m के संभव मान ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन है, किसी एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, इसके लिए n, l, m के संभव मान ज्ञात कीजिए। के संभव मान ज्ञात कीजिए, संभव मान दीजिए कि संभव मान क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो 3D कक्षक में है, किसमें है बच्चों, 3D कक्षक में है, तो वो 3D कक्षक है, हमको दे रखा है 3D कक्षक, तो हमें n तो पता चल गया, n कितना है 3 है, n पता चल गया 3 है। d से हमें क्या पता चल रहा कि l कितना हो सकता है, d के लिए l क्या होता है 2, है ना, तो d कितना हो जाए, l कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, d बोल रहा है l हो जाएगा 2, तो अगर l 2 है तो m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, -2, -1, 0, 1 और 2, 5 वैल्यू, कितनी वैल्यू हो सकती है, 5 वैल्यू हो सकती है। तो 3D कक्षक के लिए हमें n, l और m के संभव मान देने थे, इस तरीके से हमने दिया। 3 से हमें पता चल रहा है कि वो n की वैल्यू है, d से हमें पता चला कि l की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि आपको बताया कि 0 अगर होगी तो s, 1 होगी तो p, 2 होगी तो d, तो d दे रहे हैं तो l की वैल्यू 2, और m की वैल्यू l के हिसाब से निकाली जाती है। m की वैल्यू हमने l के हिसाब से कैसे बोला था कि -l से +l तक हमें जाना है, तो अगर हमारे पास l2 है तो -2 से +2 तक हमें जाना है, -2, -1, 0, 1, 2, और m की जो वैल्यू होती है हम कैसे निकालते हैं, 2l + 1 के हिसाब से निकालते हैं, तो 2l हमारे पास 2 है +1, तो टोटल हमारे पास 5 वैल्यूज आएंगी। 5 वैल्यू कहाँ से, -2 से +2 तक, यानी -2, -1, 0, 1 और 2, इस तरीके से हमें इसका संभव मान ज्ञात करने। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे, प्रीवियस नॉलेज तो आपको ये आ जाएगा करना, ठीक है ना। चलिए आगे एक और देखते हैं ताकि आपको समझ में और आए। इसी परमाणु कक्षक का n3 है, इसके लिए l और 2 m के संभव मान क्या होंगे। 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए m और l क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे, ठीक है ना, और निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक संभव है, ठीक है, ये हमें बताना।
कारण देते हुए बताइए कि निम्नलिखित क्वांटम संख्या के कौन सा मान संभव नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, हमें कुछ मान दे रखे हैं, बताना कौन सा इनमें से संभव नहीं है। हमें का दे रखा है N0 L0 M0 और MS, मतलब MS को S से बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर S से बताया मैंने। S दे रखा है प्लस हाफ, है ना। एक दे रखा है N1 L0 M0 और S दे रखा है माइनस हाफ। एक दे रखा है N1 L1 M0 S दे रखा है प्लस हाफ। N2 L1 M0 और S दे रखा है हमें माइनस हाफ। का खा N3 L3 M-3 और S दे रखा है हमें प्लस हाफ। अच्छा, N3 L1 M0 और S दे रखा है प्लस हाफ। ये वैल्यूज हमें दे रखी है, बताना है इनमें से कौन से क्वांटम संख्या, कारण देते बताइए निम्नलिखित क्वांटम संख्या के कौन से मान संभव नहीं है। संभव नहीं, N0 L0 M0 S हाफ। बताइए N0 और L0, हमें पता है कि जो L होता है ना, L कितना होता है, L होता है N-1 अब N0 तो 0-1 होना चाहिए था ना, तो यहाँ तो L0 है, तो ये हो ही नहीं सकता, पहला वाला नहीं हो सकता। दूसरा N1 है तो L0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, M भी 0 हो सकता है, S एक सही है। तो अगला N1 है L1 है, हमें पता है L क्या होता है, L होता है N-1। तो अगर N1 है तो 1-1 0 है ना, 1-1 0, तो L0 होगा, एक ही वैल्यू आएगी, यानी ये नहीं होगा। ठीक है ना। N2 है तो L1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, M0 भी हो जाएगा और S हाफ माइनस हाफ, ये भी सही है। N3 है L3, ये नहीं हो सकता। N3 है L1 है M0 S हाफ है, ये हो सकता है ना। आपने देखे का घ और ज, ये आपके नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने आपको समझाया क्यों नहीं हो सकते। तो इस तरीके से आपने देखा क्वांटम संख्या, चौथा क्वांटम नंबर संख्या, और कुछ हमने क्वेश्चंस करे उससे रिलेटेड। मेरे ख्याल से सभी को आज का ये समझ में आएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।